हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, ये आपके एच टेट का क्वेश्चन पेपर है। और ये कब का है? जब एच टेट स्टार्ट हुआ ना पेपर होना, जो पात्रता परीक्षा होती है, तो ये उसी समय का क्वेश्चन पेपर है, यानी 2011 का। इसमें आपके सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखेंगे, साथ ही साथ जो लैंग्वेज के रूप में हिंदी और आपकी इंग्लिश रहेगी, और इसके अलावा जो आपके मैथ के 30 क्वेश्चन और ईवीएस के, ये पुराने टाइम में पूछे जाते थे इस प्रकार के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। नीचे दौर से आप देखेंगे वीडियो तो सीखने को ही कुछ मिलेगा कि पुराने समय में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार पूछा था कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे अगर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, यानी आपको एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए, तो बालक है अधिक सीखेगा। बाकी ऑप्शन है जैसे कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाना, इतना ये उचित नहीं होगा। कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, ये भी ज़्यादा उचित नहीं होगा। व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, ये भी उचित नहीं होगा। सबसे बेस्ट रहेगा बच्चा है करके सीखे। ठीक है, यानी क्रिया विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। तो हम कहेंगे छात्रों के अनुभव प्रदान करने में, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने में, और छात्रों को चिंतन का अवसर देने में। तो हम ये कहेंगे तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 नंबर। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे, अगर सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, कि बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विषयों का ज्ञान देंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। तो ये परीक्षा के लिए तैयार करना ये सही उचित नहीं होगा, इस वजह से ये गलत हुआ था। विषयों का ज्ञान देना तो ठीक है, लेकिन जो उसे रटाना है ना, कंटेस्ट कराना, ये गलत था। विषयों का ज्ञान देना ठीक है, लेकिन व्यावसायिक कौशल का विकसित करना ये गलत है। लेकिन आपको वर्तमान में एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 है 2020, उसमें इसकी बात कही गई है। हालांकि ये उस टाइम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस संदर्भ में पूछा जाता है वो भी मायने रखता है। यहाँ पे शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य पूछे थे, तो इस वजह से हमें जो अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है ना, तो वो 1 नंबर पर जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अधिकांश बालक हैं अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, यानी जो लोकल लैंग्वेज होती है जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहीं से। तो मोस्टली है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे कम से कम है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उस आधार पर जा रहे हैं कि 2 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी मातृभाषा सीख लेता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा है कि अगर 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता होती है तो किसकी आवश्यकता होगी। तो हम कहें कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण हो, यानी डेमोक्रेटिक, ये बात सही है। सीखने में स्वायत्ता हो, यानी ऑटोनॉमी हो। ऑटोनॉमी मीन्स ये खुद की स्वतंत्रता हो। बाकी क्रिया आधारित हो, अंतःक्रियात्मक अधिगम की, जो भी क्रिया आधारित एक्टिविटी हो कैसी हो, इंटरेक्ट हो। ठीक है, तो ये तीनों अमाउंट पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इस प्रकार पूछा है, एक बच्चा है ईर्ष्या प्रदर्शन करता है, तो लगभग आप उम्र बताइए, जैसे मैं मंथ में दे रखी है। तो हम ये कहेंगे अगर बच्चा है, अगर 18 माह का हो जाएगा ना, यानी करीबन 1.5 वर्ष का, तो उसमें है ईर्ष्या, यानी जो जेलसी बोलते हैं वो प्रदर्शन करने लग जाएगा। ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, क्रोध हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये है, आप जब शेष अवस्था पढ़ेंगे ना उसमें आती है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालक है वो विविध प्रकार से सीखते हैं, तो किस किस प्रकार से सीखते हैं, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, शिक्षण के भाषण के द्वारा भी सीख सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना ये बालक विविध प्रकार से सीख सकता है, तो उसमें से उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी दे रखी है। जैसे ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा, बच्चा है प्रयोग द्वारा सीख सकता है, विवेचना द्वारा तो भी सीख सकता है, प्रश्न पूछकर भी, क्रिया करके भी, और चिंतन द्वारा। बाकी 3 नंबर ऑप्शन में देखिएगा शिक्षक के द्वारा निर्देशित, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी उपरोक्त में से कोई होगा नहीं, तो यही सर्वाधिक इसमें कह सकते हैं विविध प्रकार से बच्चा सीख सकता है, प्रयोग के भी द्वारा, विवेचना के द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया विधि द्वारा, या क्रिया करके और चिंतन करके। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं जो है ना, यानी
जो करैक्टरिस्टिक्स है यानी जो विशेषता है, एक तरह से विशिष्टताएं लिख रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, वही एक ही बात है। तो हम ये कहेंगे ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की इसमें विशेषता दिखिएगा। हालांकि इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी आधार पर भी आंसर लग जाता है। जैसे बालक का जो स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होती है, तो ये बात सही लग रही है, ठीक है। बाकी और भी देख लेते हैं, सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर रहता है, तो ये भी बात सही है। देखो पर्टिकुलर आपसे ये कह रहा है कि शिक्षक के लिए वो सॉरी सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर रहता है। तो देखो सीख यानी लर्निंग तो कहीं से भी हो जाएगी, चाहे वो घर परिवार हो, स्कूल हो या अन्य कोई स्थान हो। तो पर्टिकुलर शिक्षक का नाम लेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, उस आधार पर आंसर लगाना होता है। बाकी तीसरा ऑप्शन है बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है, ये बात सही है। बालक है सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाएंगे, यानी बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है और यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां। इसमें पूछा है सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन है सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। जो आपके सृजनशील बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, यानी उनमें क्यूरोसिटी होती है जानने की, ये बात सही है। सृजनशील बालक हैं वो साहसी नहीं होते, ऐसा कहना गलत है। सृजनशील बालक है बहिर्मुखी होते हैं, यानी एक्जोवर्ट बोलते हैं इसे, इंट्रोवर्ट होता है एक एक्जोवर्ट होता है, तो ये बात सही है। सृजनशील बालक है महत्वाकांक्षी होते हैं, तो ये भी बात सही है। देखो सृजनशील बालक है ना, अगर साहसी नहीं होता है ऐसा कह रहा है, जबकि वो साहसी होते होंगे, तभी तो ये गलत हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम कहेंगे अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, यानी जो टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी जो आपकी शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो हम ये कहेंगे इनमें से सभी को देखेंगे ध्यान से, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, ये शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की विधि है, एक तरह से शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी शिक्षण एक प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने में उपयोगी होगी। यानी ये देखो आप कह रहे हैं फैसिलिटेटिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चे का सामाजिक विकास है वो वास्तव में प्रारंभ कब हो जाता है, तो बाल्यावस्था में होता है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें दे रखी बाल्यावस्था की, एक तो पूर्व और एक उत्तर, तो पूर्व में ही प्रारंभ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इसे भी डिवाइड कर रखा है बाल्यावस्था को, जैसे बात करें हमें जैसे 2 से 4, 6 से जो मध्य में आएगी 8 आएगी, फिर 8 से या 9 से लेकर के 12 तक, ठीक है। इस प्रकार ये डिवाइड कर रखे हैं, लेकिन हालांकि उम्र तो नहीं पूछी जाती, फिर भी इसमें जो विशेषताएं हैं वो ही पूछी जा रही है कि सामाजिक के जो विकास है वो प्रारंभ होता है आपके पूर्व बाल्यावस्था से ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी, ये प्राइमरी कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें से सबसे बेस्ट रहेगी खेल विधि, क्योंकि बच्चा है खुद करके सीखेगा, इसमें इंटरेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से प्री मेथड सबसे बेस्ट रहेगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भारत वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा निम्नलिखित पे से बल देती है, यानी किस पे बल देती है, तो हम ये कहेंगे देखा जाए तो ये रटने की प्रवृत्ति को बल देती है ज़्यादातर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप ये कहोगे कि वर्तमान में तो ये कहते हैं कि हम एक्टिविटी आधारित है या बच्चा करके सीखे, इस प्रकार की विधियों की बात करते हैं। देखो ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस संदर्भ में पूछा है। हालांकि आप ही देखते होंगे जितने भी सरकारी स्कूल हुए हैं या गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, वो उनमें देखा जाए ना सभी रटने पे ज़्यादा जोर देते हैं, और शुरुआत की जो प्रारंभिक कक्षा होती हैं उसमें रटने पे ज़्यादा बल दिया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी चीज़ चल रही हैं, चाहे वो NCF 2005 हो, RT एक्ट हो, या आपका NAP 2020 है, वो कहती है कि बच्चों को करके सीखने पे ज़्यादा जोर देती हैं, तो वो भी सही है बात, उसमें भी कोई गलती नहीं, लेकिन उस संदर्भ में पूछा है उसी के अनुसार हमें आंसर देना होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो इस प्रकार पूछा है कि जो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा।
हम कहेंगे जब छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। और बाकी है जो ऑप्शन इतने सही नहीं है जितना 1 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम एक प्रविधि है, यानी लर्निंग इज अ प्रोसेस है। वो कैसी है? तत्वों को याद करने की ऐसा तो कुछ है नहीं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने में ये भी नहीं। हम ये कहेंगे कि अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया है ना, ये होती है अधिगम की एक प्रविधि। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी पॉजिटिव पॉइंट देखना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ध्यान रखना है यहाँ पे प्रतिभाशाली नहीं पूछा है, प्रतिभावान है यानी टैलेंटेड। तो इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125 के करीब। देखो आप टर्बन की सारणी पढ़ते होंगे बुद्धि लब्धि में, या बहुत सारी मनोवैज्ञानिक अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे 90 से लेकर आपकी 110 तक होती हैं, वो औसत वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, देखो ये विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से दिए, और मैं बता रहा हूँ आपको जो एक सभी का मिश्रण है वो सारणी का मतलब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये चीज़ होती है। अगर 1 से 11 से लेकर अगर 120 तक है तो ये सुपीरियर बच्चे होते हैं। ठीक है, सुपीरियर श्रेष्ठ। और अगर हम करें हम ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है 121 से लेकर अगर 130 तक है फिर इसे वेरी सुपीरियर बोलेंगे। और 130 से लेकर अगर 140 है तो फिर ये सभी आ जाएंगे, या 140 से ऊपर वाले हैं सभी प्रतिभाशाली। यानी ये तो एवरेज वाले हैं, ये सुपीरियर वाले हैं, और ये वेरी सुपीरियर वाले हैं, और ये प्रतिभाशाली है। तो हमें पूछा गया था टैलेंटेड। अब आपको दिमाग खुद से लगाना होगा, टैलेंट वाले कौन से में आ सकते हैं, तो वो आएंगे। अब मैंने 125 आंसर लगाया, तो इसका मतलब इसमें आ रहे हैं वेरी सुपीरियर में। ठीक है, इसका और भी लॉजिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी नाम लेके करेंगे ना, जैसे टर्बन है उसकी अगर बुद्धि लब्धि की सारणी से करेंगे तो हो सकता है उसमें रेंज तो यही निकल के आएगी, लेकिन उन बच्चों को कह कुछ और नाम से रहे होंगे। जैसे यहाँ पे प्रतिभावान है, मैंने बताया यहाँ पे वेरी सुपीरियर, तो ऐसा लॉजिक अलग निकल के आ सकता है। बाकी इसका राइट आंसर यही होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्यार्थियों का विकास निर्भर करता है। तो हम ये कहेंगे चाहे वो आपकी हेरिडिटी हो और एनवायरमेंट, दोनों पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक उत्तम शिक्षक वह है जो, हम ये कहेंगे तो पहले ही हो जाएगा कि छात्रों में जो वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता हो तो वही कहलाएगा एक उत्तम शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है कि प्राइमरी स्तर का अनुदेशन होना चाहिए। तो हम कहेंगे वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है। तो हम कहेंगे ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, चाहे आपका सेल्फ एक्सपीरियंस हो, या आपकी सेल्फ थिंकिंग हो, या सेल्फ एक्टिविटी, सभी आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है 22 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 6 या 7 वर्ष का बालक है, दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं है, यानी योग्य नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, इसमें रीजन दे रखी है। आप इनमें से चूज कीजिएगा कौन सा हो सकता है। हम कहेंगे क्योंकि वह अहम केंद्रित, यानी जो ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। जब जीन प्याजे का हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें दूसरे नंबर की अवस्था आती है, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 होती है ना, उसमें हम पढ़ते हैं ईगो सेंट्रिज्म, एनिनिज्म। तो ये शब्द आते हैं ना, ये वही है। यानी ये इसमें क्या होता है, बच्चा है खुद की जो बात होती है उसे प्राथमिकता देता है, दूसरों की बातों को इग्नोर करता है। इसका ये सेंस निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगी। यही तो कह रहा था, बालक है दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो इग्नोर करता है दूसरों के विचारों को, और जो वो खुद कहता है वो सही है। ठीक है, ऐसा मानता है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 नंबर। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, हम ये कहेंगे पहला ही हो जाएगा जो मूर्त क्रियाएं होती हैं या अनुभव की उपलब्धता। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी मूर्त का मतलब जो चीज़ है वो टच कर सकता हो, और जो सामने हो उसके वो अनुभवों की उपलब्धता, जो भी एक्सपीरियंस कर रखा है वो एक्टिविटी आधारित। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण ये नहीं होगा, नहीं, और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा तो इसका 1 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हम ये कहेंगे, अगर देखा जाए इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से, इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें जैसे अध्यापक दे रखे हैं, संगी साथी दे रखे हैं, पड़ोसी भी दे रखे हैं और माता पिता। और इसमें बात किसकी कर रहा है? संवेगात्मक, यानी इमोशन की बात कर रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है ये बताइएगा, यानी इसमें से भी एक चूज करना है आपको बेस्ट। तो हम कहेंगे जो माता पिता होंगे ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्राथमिक जो क्या बोलते हैं, बच्चे का जो पहला स्कूल है या प्रारंभिक जो सीखता है, वो बच्चा घर से ही सब चीज़ सीखता है। तो वैसे भी अगर इमोशन की बात हुई है तो निश्चित तौर से माता पिता ही इसका रोल ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, तो ये एक अप्लाइड कह सकते हैं। अप्लाइड है कैसे मेजर रही 2 नंबर, ये अप्लाइड साइंस है, न कि ये प्योर साइंस है, न ये नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, तो ये कौन सी है? अप्लाइड साइंस हो जाएगी, यानी व्यवहारिक विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण, जैसे आई इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं, आई वी इंक ब्लॉक टेस्ट, IBT बोलते हैं। ये आपके हरमन रोडसा ने दी थी 1921 में। इसमें 10 कार्ड हुआ करते थे और जो रंगीन कार्ड होते थे उन्हें देख के जो भी कहानी लिखवाई जाती थी उस आधार पर बता देते कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व का मापन करती है। तो अब ये बताइएगा, ये आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ है, या प्रक्षेपण है, या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपकी प्रोजेक्शन मेथड हो जाएगी। अब प्रोजेक्शन मेथड में बहुत सारी आती हैं, आप मेरे क्वेश्चन में डिस्कस किया, IBT, CAT, टेट, डोमेन टेस्ट, खेल तकनीकी विधि, ड्रामा विधि। इसके अलावा और कोई है? खेल विधि होगी, ड्रामा होगी, तकनीकी होगी, खेल तकनीकी बोलते हैं, और कौन सी है? और एक FWAT होती है मुक्त साचार वाली, एक SCT होती है, एक PFT होती है जैसे कुंटा चित्र परीक्षण बोलते हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती है। बाकी आत्मनिष्ठ विधि का मतलब सब्जेक्टिविटी में वो विधियाँ आ जाती हैं, जैसे कि बात करें जैसे प्रश्नावली हो गई, और कौन सी आ जाएंगी? प्रश्नावली हो गई, और आपकी केस स्टडी हो गई जो टाइडमेंट वाली है, और कौन सी होंगी? इसके अलावा जो आपकी आत्मकथा विधि आ गई। आत्मकथा विधि जिसे कहानी विधि भी, कहानी नहीं कहेंगे, आत्मकथा विधि होती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, जो विलियम मोंटोटे चैनल से संबंधित थी। ठीक है, ये हो गई। और बाकी वस्तुनिष्ठ में आती हैं जैसे कि निरीक्षण हो गई, और निरीक्षण हो गई, परिस्थिति निर्माण विधि हो गई, और समाज विधि हो गई, चेयर मोनेरो वाली। ठीक है, और भी अन्य, लेकिन मैंने जो मुख्य है वो बता दिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम होगा, तो हम ये कहेंगे, अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ज्ञान निर्माण के लिए एक सक्रिय प्रक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इतने सही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बालक में अधिगम, तो हम ये कहेंगे क्रिया करके, यानी एक्टिविटी आधारित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि, अगर ऑप्शन देखें, जैसे बच्चे द्वारा सीखने के लिए तत्पर किया जाए, तो ये तत्पर का मतलब रेडीनेस, तत्परता करने में आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। ठीक है, तत्परता। बाकी है बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराता है, यानी ये अभ्यास का नियम है। बच्चा संतुष्ट अनुभव करता है, ये आपका प्रभाव का नियम है। इसमें ये उपनाम होते हैं ना इनके, सॉरी, आप ऐसे कह सकते हैं जैसे प्रभाव का नियम, इसे 2 भागों में बांटा गया है, संतुष्ट और असंतुष्ट। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उपयोगी, अनुपयोगी। तत्परता को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, तत्परता को 2 भागों में बांटा गया है, और मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि तत्परता का मतलब ये होता है, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक है तभी सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखो, ये जो आपकी वृद्धि होती है, मैंने बुद्धि गलत बोल दिया, माफी चाहूँगा, ये वृद्धि है। ठीक है, ग्रोथ। तो हम ये कहेंगे वृद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो वृद्धि होती है वो शारीरिक होती है, ये बात सही है। जो वृद्धि होती है मात्रात्मक होती है, ये भी बात सही है। और जो आपकी
वृद्धि होती है। मैं वृद्धि बार बार यूँ कह रहा हूँ, चाहे अभिवृद्धि बोलो या वृद्धि एक ही बात है, ठीक है। ये माप नहीं होती है, नहीं इसका माप नहीं किया जा सकता है। बाकी ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि है कुछ समय तक, ये आपका इसका कह सकते हैं, इसका डेवलपमेंट होता है, या कह सकते हैं इसकी एक लिमिटेशन है, यानी कुछ सीमा तक ये वृद्धि करेगी फिर उसके बाद रुक जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये CDP के किए, ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे और बाकी सिंपल ही थे, आप डायरेक्टली आंसर